अभी हम लोग वेब एपीआई को कंज्यूम करने सीख रहे थे। हम लोग ऐसा वेब एपीआई को कंज्यूम किए, क्रड का काम हो रहा था, तो हमारा इंडेक्स का भी काम हम लोग कर लिए थे, मतलब गेट का दोनों काम कर लिए थे, पुट का काम कर लिए थे, हमारा क्या नाम है, एडिट पैच का काम कर लिए थे, डिलीट का काम कर लिए थे। ठीक है, ये सारा काम हम लोग, पोस्ट का भी काम कर लिए थे, ये तो हो गया था। अब कुछ क्वेश्चंस था, जैसे क्वेश्चन था सैकत का, सर यहाँ पे अगर कोई एक्सेप्शन आता है तो हम लोग यहाँ से क्या किए थे, और तुम लोग को ध्यान में होगा, एपीआई के अंदर, एपीआई के अंदर हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ से बैड रिक्वेस्ट रिटर्न कर रहे थे और यहाँ ex डॉट टू स्ट्रिंग कर। ठीक है, अगर कोई एक्सेप्शन होता है, यहाँ से क्या जाएगा, यहाँ से जाएगा बैड रिक्वेस्ट और यहाँ से मैसेज चला। तो हम लोग ट्राई भी किए थे, नहीं हो रहा था। नहीं होने का रीजन ये है कि एक्सेप्शन आ ही नहीं रहा। वो क्या रहा था कि यहाँ तक पहुंच ही नहीं रहा था। अगर हम लोग कर रहे थे पिछली बार, में क्या प्रॉब्लम था कि हम लोग वहां से डेटा भेज नहीं रहे थे, तो वो क्या हो रहा था, मिडिलवेयर ही उसको वापस कर दे रहा था, एक्सेप्शन जनरेट ही नहीं हो रहा, इसलिए काम नहीं हो रहा था। तो अभी हम क्या करेंगे कि हम लोग टेबल को फिर से रिक्रिएट करेंगे, टेबल को ड्रॉप करेंगे, टेबल को रिक्रिएट करेंगे और उसके अंदर कोई ऐसा कंस्ट्रेंट लगा देंगे के कारण से एक्सेप्शन आ सकता है। तो हम बताएंगे कैसे होगा। फिलहाल हम लोग डेटाबेस को चेक, आईडी है, नेम है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ। एक हो सकता है कि हम लोग ऐसा कर दें कि डेट ऑफ बर्थ किसी का डुप्लीकेट ना हो, एक डेट ऑफ बर्थ का दो ना हो, या नेम तो डुप्लीकेट, जेंडर भी हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, लेकिन चलो ज्यादा चांसेस कम किस में होगा, तीनों में से इसमें ज्यादा चांसेस कम है कि इसमें डुप्लीकेट नहीं आ सकता, जो भी है। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, कहाँ पे नेम में नॉट नल, नल हम लोग वहां से पास कैसे करेंगे, नेम जब हम वहां से नल, जब तुम फॉर्म से नल पास कर रहे हो ना, तो वो क्या हो रहा है कि तुम्हारा वो फॉर्म से जब डेटा ब्लैंक जा रहा है तो ऑब्जेक्ट के थ्रू डेटा भेज रहे हो, जेसन के थ्रू, तो डेटा तुम्हारा मिडिलवेयर ही पकड़ ले रहा है वहां पे, बात समझो। ब्लैंक को कौन पकड़ ले रहा है, तुम्हारा एपीआई का मिडिलवेयर पकड़ ले रहा है, और वहीं से क्या कर रहा है, वो वापस कर दे रहा है रिक्वेस्ट। वो तुम्हारा डेटाबेस तक पहुंच ही नहीं रहा, नल यू नॉट नल, वहां पे एक्सेप्शन आएगा। बात समझ में आ रहा है। जब तुम्हारा कंज्यूमर एप्लीकेशन जो है जब ऑब्जेक्ट बना के भेज रहा है, तो वहां से तो डेटा ऑब्जेक्ट में आ रहा है, जो ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट को तुम्हारा यहां पे यही पकड़ ले रहा है, कौन, मिडिलवेयर तुम्हारा जो है पाइपलाइन में ही तो वो पकड़ा जा रहा है, वो एपीआई के कंट्रोलर तक पहुंच ही नहीं रहा है। जब एपीआई के कंट्रोलर तक नहीं पहुंच रहा है, उसका एक्शन मेथड तक नहीं पहुंच रहा है, तुम्हारा पुट एक्शन मेथड तक, तो वो तुम्हारा डेटाबेस तक जाएगा ही नहीं, कोई एक्सेप्शन आएगा। इसलिए हमको डेटा वहां से ऐसा भेजना होगा कि डेटा सब कुछ सही आ रहा है, और जब डेटा बेस में एंट्री होने जा रहा है, वहां पे एक्सेप्शन आ जा रहा है, वहां पे कुछ गड़बड़ हो जा रहा है। ये भी हम जानबूझ के बता रहे हैं, देखो ऐसे और भी हम बहुत सारा कुछ कर सकते थे। जैसे मान लो कि यहाँ पे, अच्छा तुमको अगर वैसा लग रहा था, एक और काम करते हैं हम लोग कि डुप्लीकेट छोड़ दो। अगर डुप्लीकेट वाला में कंफ्यूजन है तो हम लोग ऐसा करते हैं कि डेट ऑफ बर्थ जो है वो तुम्हारा 2006 से पहले का होना चाहिए, या 2012 से पहले का होना चाहिए, 2010 से पहले, वैसा कुछ कंस्टेंट लगा देते हैं। अल्टर टेबल स्टूडेंट्स ऐड कांस्टेंट चेक के डीओबी, ये लग जाएगा तुम्हारा, लग रहा है यहाँ पे करेंगे एक डीओबी लेस देन इक्वल्स टू 2000, मान लो 10, 18 ईयर होना चाहिए, 2008 आ देते, 12 और 30 के पहले का होना ब्रैकेट के अंदर। अब हम लोग यहाँ पे एक ऐसा कंस्ट्रेंट लगा दिए कि डेट ऑफ बर्थ जब भी होना चाहिए वो लेस देन इक्वल टू 31/12/2008 के पहले होना चाहिए, कॉन्स्टेंट लग गया। अब हम लोग आते कि नहीं, अब अगला क्या है, यहां से
आपको क्या भेजना है, यहां से अगर आपको भेजना है डेटा, यहां से डेटा भेजने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल स्ट्रिंग के फॉर्म में यहां से डेटा नहीं जा सकेगा, इसलिए नहीं जा सकेगा कि यहाँ पे हम लोग क्या दिए हैं, टास्क आई एक्शन रिजल्ट ऐसा करके, यहाँ कोई रिटर्न टाइप है नहीं, तो यहां से डेटा जो जाएगा वो प्रॉपर्टी के फॉर्म में जाएगा या ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एनोनिमस ऑब्जेक्ट, नाम वाम नहीं होगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। कैसे होगा, ये लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे रन कराएंगे ऑब्जेक्ट के फॉर्म। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, न्यू देते हैं, और इसके अंदर एक प्रॉपर्टी बना लेते हैं मैसेज इक्वल्स टू डॉट टू, जो यहां से वैल्यू जाएगा वो जेसन के फॉर्म में जाएगा, जेसन के फॉर्म में जाएगा, तो जेसन फॉर्म में कन्वर्ट होने से पहले वो ऑब्जेक्ट बनेगा। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या कर दिया, और उसमें एक प्रॉपर्टी बना दी है मैसेज, और उसी के अंदर ये डेटा यहां से कहां चला जाएगा, क्लाइंट के पास। अब आते हैं क्लाइंट एप्लीकेशन, जो इस मैसेज को कहां पे, यहां पे बोल रहे मैसेज, तो दो डेटा चला जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सक्सेस तो देखो एक्चुअली हम लोग वहां पे तो चेक कर रहे हैं कि बैड रिक्वेस्ट आया तो काम होगा, फिर इसका कोई काम तो हमको है नहीं वहां पे। जब हम यहाँ पे बैड रिक्वेस्ट भेज ही रहे हैं, और वहां पे हम लोग क्या किए थे, वहां पे तो चेक कर रहे थे ना कि बैड रिक्वेस्ट वाला तुम्हारा कोड आया है कि नहीं है, तो फिर यहाँ पे सक्सेस कॉल्स देने का कोई मतलब ही नहीं है। हमारा कहना है कि यहाँ, लेकिन हाँ तुम चाहो तो यहाँ से और भी इंफॉर्मेशन ऐसा करके प्रॉपर्टी बना के भेज सकते हो। अब चलो हम लोग कंज्यूम करने वाला एप्लीकेशन कंज्यूम वाला है। अब यहाँ पे कुछ चेंजेस कर, उस डेटा को रिसीव कर, फिलहाल तो हम लोग मान लो कि यहाँ पे एक ऐसी कुछ दे दिए थे, सम एरर ऑकर्ड, यहाँ पे तुम क्या करना पड़ेगा, उसको रिसीव करने के लिए वही काम करेंगे जो जनरली करते हैं हम लोग। पहला डेटा को जेसन के फॉर्म में रीड करना, आज डेटा यहाँ एक वेरिएबल बना लेते हैं, पैर जेस, या डेटा भी बना सकते, तो पैर डेटा इक्वल्स टू रिजल्ट डॉट कंटेंट डॉट, वही करेंगे रीड एट एस, डेटा आ गया, एच डॉट रिजल्ट, डेटा ऊपर रखता बना हुआ होगा, एरर आ रहा है यहाँ बना हुआ है, चलो इसका नाम जेसन, क्या। अब इसको क्या करना पड़ेगा, अब इसको जेसन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फॉर्म में आया पैर, यहाँ डीसीरियलाइज नहीं होगा, वहां से कोई प्रॉपर ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, एनोनिमस ऑब्जेक्ट आ रहा है, उसका कोई नाम पता नहीं है, उसका कोई क्लास नहीं है। जब कोई क्लास, कोई भी ऑब्जेक्ट का क्लास वगैरह रहता है, ये क्लास है उसके अंदर प्रॉपर्टीज है, तब फिर तुम उसको डीसीरियलाइज करते हो। अगर जो एनोनिमस ऑब्जेक्ट आ रहा है उसको सीधा जेसन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। न्यूटन सॉफ्ट जो है, मतलब पैकेज इंस्टॉल किए थे, उसके पास एक जेसन नाम का सब पैकेज है, और उसी के पास क्या है, लिंक्यू नाम का एक और है, तो न्यूटन सॉफ्ट जो जेसन डॉट लिंक्यू डॉट जे ऑब्जेक्ट नाम का क्लास है, और उसके पास एक पार्स नाम का मेथड है, इसमें क्या डाल दिया जेसन, ये एक्चुअली जे ऑब्जेक्ट डॉट पार्स नाम का है, हम लोग क्या यूज किए, जे ऑब्जेक्ट डॉट पार्स नाम का, जे ऑब्जेक्ट नाम का क्लास है, उसके पास पार्स नाम का फंक्शन है जो जेसन के फॉर्म में ये डेटा को पार्स करके रिटर्न करेगा। और ये आगे क्या है, ये आगे नेम स्पेस का नाम है, अगर तुम यहाँ पे ये नहीं देना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या करो ऊपर में, हमको लगता है कि वो इंपोर्टेड भी होगा, हाँ देखो यहाँ इंपोर्ट किया हुआ, क्या हुआ तो उसका देने का जरूरत भी नहीं, सीधा क्या लिख, ये ऑब्जेक्ट डॉट पार्स आ गया। देखो ये एक्सेप्शन डिटेल है, इसी के लिए इतना माथा मारी हो रहा था।
यहाँ सीधा सीधी हम लोग क्या कर दिए कि यहाँ पे हम लोग लिखे जो जे ओबीजे में हमारा कन्वर्ट होके आया, हम लोग वहां पे जे ओबीजे में जो कन्वर्ट होकर आया, एक बार देखो किस फॉर्म में आ रहा है। वो आ रहा है जेसन के फॉर्म में, रन कराते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखो डेटा किस फॉर्म, ये आ रहा है जेसन के फॉर्म। और जेसन के फॉर्म में क्या होता है, तुमको एक तरह से बोल सकते हैं कि की होता है, एक उसका वैल्यू होता है। की अगर देखोगे, की मेरा क्या है यहाँ पे, की है मैसेज, और ये पूरा का पूरा क्या है, वैल्यू है। तो लाइन नंबर वगैरह सब कुछ आ रहा है, की और वैल्यू दोनों आ रहा है वहां से। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हम लोग को उसको निकालना है इस ऑब्जेक्ट से, तो हम लोग यहाँ पे उसको क्या किए, एज ए डिक्शनरी यूज कर लिए और यहाँ पे उसको डाल दिए। क्वेश्चन मार्क का मतलब है नलेबल का मतलब ये नल भी रिटर्न कर सकता है, डॉट टू स्ट्रिंग जो भी आएगा स्ट्रिंग के फॉर्म में यहाँ चला जाए। अब देखो इस तरह का एप्लीकेशन जनरली बनता नहीं है, बनता क्यों नहीं है, तो क्लाइंट है उसको एक्सेप्शन से क्या लेना देना, ठीक है। क्लाइंट को तो एक्सेप्शन से कोई लेना देना है नहीं, यहाँ एक्सेप्शन इसलिए आ रहा है, देखो एक्सेप्शन में पूरा वो इन्फॉर्मेशन बताएगा। तुम क्वेश्चन पूछा इसलिए हम बता दिए, क्लाइंट को सीधा सीधी मैसेज रहेगा कि हाँ इस तरह का प्रॉब्लम है। जैसा भी इसमें वहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, वहां से एग्जैक्ट मैसेज भेज सकते हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ गड़बड़ है या कुछ भी तो दिखा देते हैं। यहाँ पे देखो तुम्हारा क्या हो रहा है, इतना सारा इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन यूजर को दिखने लगेगा, यूजर को क्या समझ में आएगा क्या प्रॉब्लम। कोई मान लो एज ए क्लाइंट जिसको कोडिंग नहीं आता है, तो क्या समझ में आएगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो वहां पे तुमको करना क्या है कि वहां से तुम क्या कर सकते हो, एग्जैक्ट मैसेज भेज, यहाँ पे ऐसा कर, जो यहाँ पे हम लोग भेजे इस तरह से आ जाएंगे हम अपना एपीआई में। यहाँ पे ex डॉट टू स्ट्रिंग के जगह पे अभी पहले करते ex डॉट मैसेज का, मैसेज में क्या होगा, थोड़ा छोटा मैसेज आएगा, पूरा वो लाइन नंबर वगैरह नहीं आएगा। एंड और एरर ऑकर्ड व्हाइल सेविंग द एंटिटी, सी द इनर एक्सेप्शन डिटेल। अब थोड़ा और डिटेलिंग में जाना चाहते हो, यहाँ पे ex डॉट इनर एक्सेप्शन डॉट मैसेज का डॉट टू, अब और स्पेसिफिक मैसेज आए। Start step conflict with check constant ckdob the conflict occur in database। अब देखो स्पेसिफिक आ गया ना यहाँ पे। अब अगर मान लो कि कोई टेक्निकल थोड़ा बहुत है या तुम अपने लिए करना चाहते हो, मान लो ठीक है अभी तुम इसको रखना चाहते हो, बाद में जब प्रोडक्शन में जाएगा तो इसको हटा देना चाहते हो, तो तुम इस तरह से कर सकते हो कि चलो स्पेसिफिक मैसेज रख, भाई क्या प्रॉब्लम है, डीओबी वाला चाहिए, डीओबी का कॉन्फ्लिक्ट कुछ हो रहा है, कॉलम डीओबी तो पता है कि वहां पे भाई कॉन्स्टेंट लगा हुआ हम लोग लगाए हैं, तो यहाँ हाँ तो ये ज़्यादा क्लियर होगा। तो तुमको यहाँ से अगर मैसेज पास करना है, ये कोड लिखना पड़ेगा। एक्सेप्शन से अगर तुम क्लाइंट को एक्सेप्शन डिटेल भेजना चाहते हो तो यहाँ पे तुमको एक प्रॉपर्टी देना होगा, जो प्रॉपर्टी यहाँ देंगे वही प्रॉपर्टी तुमको कहाँ यूज़ करना पड़ेगा, वही प्रॉपर्टी तुमको यूज़ करना पड़ेगा फिर जब उसको रिसीव कर। वहाँ से जब डेटा आएगा तो पहले तो चेक कर लिए कि सक्सेस कोड नहीं है, इसका मतलब एरर कोड होगा, बैड रिक्वेस्ट होगा। तुम जो रिजल्ट आया पहले उसको निकाल लिए स्ट्रिंग के फॉर्म में, फिर उसको जेसन में कन्वर्ट कर लिए। अब जेसन में इस तरह से क्यों कन्वर्ट किए, डिसीरियलाइज क्यों नहीं किए, इसलिए नहीं किए डिसीरियलाइज क्योंकि डिसीरियलाइज तब करते हैं जब कोई क्लास के ऑब्जेक्ट के फॉर्म में या मॉडल के फॉर्म में या क्लास के ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आता है। यहाँ तो क्लास के ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आ रहे हैं ना, वहाँ टेम्प्रोरी ऑब्जेक्ट बना हुआ, वहाँ कोई क्लास का नाम वगैरह है नहीं, कोई मॉडल है नहीं, तो इसलिए उसको यहाँ पे एक तरह से डिसीरियलाइज ही कर रहे हैं, लेकिन जेसन में कन्वर्ट कर रहे हैं। डिसीरियलाइज बोलना गलत है क्योंकि डिसीरियलाइज वर्ड होता है जब लोग ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो ऑब्जेक्ट की जगह जेसन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो
ये जैसा जे ऑब्जेक्ट नाम का हमारे पास क्लास है, उसको पार्स दे दिया और जो स्ट्रिंग पास कर दिए वो इसके अंदर आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यू की वैल्यू पेयर में होता तो वहाँ मैसेज में डाल के डेटा भेजे, इसलिए यहाँ पे उसको एज ए डिक्शनरी यूज कर लिया और की यहाँ डाल के डॉट टू स्ट्रिंग दे दिए, मैसेज कन्वर्ट होकर मेरे पास यहाँ। ये तो पहला प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर लिए जो नहीं हो पाया था। दूसरा, हम बताए थे कि अभी तुम लोग देखोगे यहाँ पे HTTP क्लाइंट जो है ये हम लोग टाइट कपलिंग किए, मतलब सीधा ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना दिए। जनरली ऐसा नहीं होता है कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट डायरेक्टली आप यहाँ पे बनाए, हर चीज क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, उसको आप एज अ सर्विस भी यूज कर सकते हैं। तो आप चाहते हैं कि यहाँ पे हम लोग उसका ऑब्जेक्ट हार्ड कोडेड ना करके हम इसको सर्विस की तरह यूज करें, इसको रजिस्टर करें प्रोग्राम डॉट सी एस में और यहाँ पे उसको इंजेक्ट करके यूज करें। तो सर इंजेक्ट करने में और इसमें अंतर क्या है? तो अंतर हो सकता है, अंतर क्या है वो बताते हैं। अगर तुम इंजेक्ट करोगे तो तुम्हारे हाथ में फ्लेक्सिबिलिटी आता है। जैसे देखोगे कि यहाँ यूआरएल भी यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है। अब ये मान लो तुम्हारा डोमेन नेम है और ये एपीआई का यूआरआई हो गया। अब प्रॉब्लम क्या है कि हो सकता है इन फ्यूचर कि तुम्हारा सर्वर का, या हो सकता है कभी कभी होता है कि इंटरनल कम्युनिकेशन में डोमेन नाम ना यूज करके हम लोग सीधे आईपी एड्रेस यूज कर, तो तुम्हारा आईपी एड्रेस चेंज हो गया या डोमेन नेम चेंज हो गया या यहाँ कोई पोर्ट चेंज हो गया, और ये वाला तुम 10 ऐसा ऐसा 10 कंट्रोलर है, 10 कंट्रोलर के अंदर तुम ये वाला डाल के रखे हो, फिर तुमको 10 जगह जाके चेंज करना पड़ेगा। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या होता है, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम चाहे तो HTTP क्लाइंट को कहां से इंजेक्ट कर सकते हैं, हम लोग इंजेक्ट कर सकते हैं तुम्हारा program.cs से। और प्लस ये जो यूआरएल यहां पे हम हार्ड कोडेड लिखे हैं, इसको आप क्या कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर डाल सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन फाइल से फिर उठा के कहां पे पास कर सकते हैं, उठा के पास कर सकते हैं सर्विस जहां रजिस्टर हो रहा है वहां पे, ठीक है। और उसको फिर तो यहाँ पे हम रिसीव करके काम कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा फ्लेक्सिबिलिटी होगा। तो कल क्या कभी भी तुमको यूआरएल चेंज करना होगा तो सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन फाइल में चेंज करेंगे, और कॉन्फ़िगरेशन फाइल में अगर हम लोग किसी भी तरह का चेंजेस करते हैं, आपको अपने प्रोजेक्ट का रीबिल्ड करना या उसको दोबारा कंपाइल करने का जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन अभी हम उतना डिटेल में नहीं जाते, पहले तो ये देखते हैं कि HTTP क्लाइंट को हम लोग वहां से किस किस तरह से वहां पे रजिस्टर करके यहाँ भेज सकते हैं। तो पहले हम यहाँ से इसको हटा देते हैं, अभी यूआरएल यहाँ रहने देते हैं, यूआरएल में भी कोई चेंजेस नहीं। अगर आप चाहते हैं कि HTTP क्लाइंट को हम लोग रजिस्टर करें program.cs, चले जाओ program.cs अंदर, और यहां देखो हम इसको रजिस्टर करने का कोशिश भी किए थे पहले। यहां पे क्या करेंगे, बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट एड HTTP क्लाइंट, बस अभी आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ HTTP क्लाइंट जैसे ही यहां पे हम लोग क्या करेंगे, ये वाला सर्विस को कॉल कराएंगे, आपका HTTP क्लाइंट क्लास का ऑब्जेक्ट कहां चला जाएगा, हमारा DI कंटेनर के अंदर चला। DI कंटेनर के अंदर जाने का मतलब क्या हो गया कि आप उसको किसी भी कंट्रोलर या व्यू के अंदर रिसीव कर सकते हैं, इंजेक्ट कर सकते हैं। इंजेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, तो हम लोग जनरली करते हैं पब प्राइवेट, अगर कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन कर रहे तो HTTP क्लाइंट रीड ऑनली दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ ऑब्जेक्ट हम लोग किस नाम से यूज क्लाइंट के नाम से कर रहे थे, इसलिए यही उसके बाद और नहीं, क्लाइंट HTTP क्लाइंट नहीं, आप यहाँ क्लाइंट के नाम से यूज कर रहे थे, यहाँ पे क्या दे देंगे, क्लाइंट। और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन कर देंगे। कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के लिए क्या होता है, पब्लिक क्लास का नाम और यहाँ पे उसका रेफरेंस टाइप पास कर देंगे, और यहाँ दिस डॉट क्लाइंट इक्वल टू। अब क्या होगा, देखो यहाँ पे हम लोग हार्ड कोडेड यूज नहीं कर रहे हैं, वहां से रजिस्टर हो रहा है, यहाँ पे आप उसका रेफरेंस टाइप वेरिएबल बनाए और कंस्ट्रक्टर के थ्रू उसको क्या कर लिए, इंजेक्ट कर दिए। कंस्ट्रक्टर के थ्रू इंजेक्ट नहीं करना चाहते हैं, फिर क्या करते हैं हम लोग, इसको एज अ प्रॉपर्टी इंजेक्शन कर सकते हैं। प्रॉपर्टी इंजेक्शन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो पहले पब्लिक बनाना पड़ेगा, हम लोग पढ़े थे डिपेंडेंसी। फिर इसको प्रॉपर्टी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, गेट और सेट, और यहां क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम सर्विसेज। ऐसे भी आप क्या कर सकते हैं, ऐसे भी आप प्रॉपर्टी इंजेक्शन से भी इसको ला सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सही तरीका कौन होता है, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, ये रिकमेंडेड है, लोग उसी को यूज़ करते हैं। लेकिन बोलोगे सर इससे कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं, हम और ज़्यादा हमको कोड लिखना पड़ गया, तो ज़्यादा आसान था हमारा वही, हम सीधे ऑब्जेक्ट बना ले। हमको क्या फ़ायदा हुआ है, यहाँ ऑब्जेक्ट बनाए चाहे वहाँ ऑब्जेक्ट बनाए, लेकिन इसका फ़ायदा धीरे धीरे समझ, इससे आगे बता रहे हैं अभी हम। इसका फायदा कब होगा, अभी एक बार रन करा के देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं। काम कर रहा होगा तो फिर आगे बता। डेट ऑफ बर्थ हम लोग सही करके डालते हैं इसमें।
करा रहे थे, 2008 का कोई पहले का कोई डेट डाल देते। दो 2005 क्रिएट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीओ भी सही दिए, सही काम किया, एपीआई काम कर रहा है, मतलब इंजेक्ट तो हो रहा है। अब इसका बेनिफिट देखो, क्या हम लोग चाहें यहां पे सिर्फ बेस यूआरएल की जगह यूआरएल दे देते, यहां यूआरएल देंगे तो हम लोग को जहां जहां बेस यूआरएल यूज किए वहां वहां यूआरएल यूज। लेकिन क्या यूआरएल कर देने से मेरा काम होगा? नहीं होगा। नहीं क्यों होगा? क्योंकि यूआरएल में अगर यहां ध्यान से देखोगे, यहां तो सर्वर का एड्रेस है ही नहीं। पहले यहां पे सर्वर का एड्रेस था, अब तो सर्वर का एड्रेस है नहीं, तो डायरेक्टली किसको कॉल कराएगा? एपीआई स्टूडेंट तो मिलेगा ही नहीं। एपीआई स्टूडेंट बोल, एपीआई स्टूडेंट वो उसको मिलेगा ही नहीं। रन करा के देखते हो क्या आएगा? एक्सेप्शन नहीं, एरर आ जाएगा। एक्सेप्शन, हाँ एक्सेप्शन आएगा, वो मिल ही नहीं रहा है। आ गया ना? क्या बोल रहा है? इनवैलिड रिक्वेस्ट यूआरआई वाज प्रोवाइडेड, बोला जो यूआरआई दिए वो तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ कोई सर्वर का डोमेन का एड्रेस दिया नहीं है, आप सीधे एपीआई का एड्रेस दे दिए, बाकी तो कुछ दिए ही नहीं है। इसका बेनिफिट ये है, अब देखो यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पे हम लोग यहीं से बेस यूआरएल, देखो बेस एक होगा एपीआई का जो यूनिक है, जैसे API/student, API/course, वो तो यूनिक हो गया, हर एपीआई का अलग अलग। लेकिन डोमेन का बेस एड्रेस तो सबका सेम रहेगा, आईपी एड्रेस अगर सर्वर का तो सेम रहेगा। उसके लिए तुमको यहां पे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए यहां पे हम लोग जब इंजेक्ट कर रहे हैं तो उसमें एज एन ऑप्शन क्या पास कर सकते हैं? एज एन ऑप्शन हम पास कर सकते हैं तुम्हारा बेस एड्रेस। लेकिन उसके लिए क्या होता है कि यहाँ पे एक नाम देना पड़ता है, तभी नाम हम कुछ नहीं देना चाहते हैं। एक्चुअली जब इस तरह से हम लोग बेस एड्रेस देते हैं तो पहला वो पैरामीटर लेता है क्या? जो तुम्हारा एपीआई का, सॉरी एचटीटीपी क्लाइंट का नेम है, तो नेम अभी हम कुछ नहीं चाहते तो ब्लैंक छोड़ दिए। और दूसरा देना पड़ता है हमको कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन देने के लिए हम लोग क्या करते हैं? लैम्डा यूज करते हैं, ऑप्शन एरो क्वेश्चन मार्क देंगे और यहां देंगे ऑप्शन का बेस एड्रेस इक्वल्स टू, यहाँ पे एक यूआरएल देना पड़ता है, तो उसके लिए एक यूआरआई नाम का क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्योंकि वो यूआरआई के फॉर्म में जाता है। और यहाँ पे हम लोग दे देंगे बेस एड्रेस। बेस एड्रेस हमारा क्या है? https :// होस्ट कोलोन, अभी इसको और अच्छा करेंगे, अभी नॉर्मल दिखा रहे 7061 और फिर प्लस के बाद एपीआई और बाकी चीज आएगा। तो ये बोला क्या, ये हम लोग बता क्या दिए यहाँ पे? हम लोग ये बताए कि कभी भी अगर उस ऑब्जेक्ट के साथ, कभी भी अगर उस ऑब्जेक्ट के साथ, कौन सा ऑब्जेक्ट के साथ? जो ये ऑब्जेक्ट बना के जिसको इंजेक्ट किया गया, तो इंजेक्टेड ऑब्जेक्ट के साथ कभी भी कोई भी एपीआई को जब कॉल किया जाएगा तो उसका बेस एड्रेस ये अपने आप रहेगा, और उसके बाद जो भी चीज देंगे वो इसके बाद ऐड हो जाएगा। अब अगर देखोगे यहां पे, अगर हम लोग बात कर रहे हैं कहां पे, यहां आ गए, तो यहां पे जब हम लोग गेट एसिंग किए, ठीक है, और यहां सिर्फ क्या दिए? एपीआई, यहां तो यूआरएल दे रहे थे, यूआरएल में क्या हो गया? API/student/ हो गया। तो इस क्लाइंट को पहले से पता है इसका बेस एड्रेस क्या है, तो वो क्या करेगा? ये जो बेस एड्रेस हम लोग यहां पे डाले हैं, तो रिक्वेस्ट करने के पहले, रिक्वेस्ट करने के पहले जो हम लोग यहां पे पास किए हैं, क्या पास किए हैं? यूआरएल। यूआरएल के पहले इंटरनली वो क्या करेगा? इसको पुट कर देगा, ठीक है, और इसके जगह पे, यूआरएल के जगह पे क्या आ जाएगा? API/student। जहां जहां हम लोग गेट एसिंक यूज करें, पोस्ट एसिंक यूज कर रहे हैं, तो वहां पे तुम्हारा बेस एड्रेस ऑटोमेटिक आ जाएगा, सर्वर का एड्रेस, डोमेन एड्रेस ऑटोमेटिक आ जाएगा। और जो यूआरएल है वो आप बता रहे हैं, जैसे यहां पे आप क्या कर रहे हैं, यहां पे भी आपको ये नहीं बता के यहां क्या करना होगा, यहां पे भी हम लोग डायरेक्ट लिख दिए, टेस्टिंग हम किए होंगे, यहां यूआरएल दे दिए, तो पहले बेस एड्रेस इसको पहले से पता है, फिर यूआरएल में क्या है? API/
तुम्हारा क्या है स्टूडेंट स्लैश और यहां से आईडी चला जाएगा। अब क्या है कि तुम्हारा अगर कभी भी सर्वर का नेम वगैरह चेंज होता है तो फिलहाल अभी तुमको जाके कहां चेंज करना पड़ेगा, फिलहाल जाके चेंज करना पड़ेगा तुमको प्रोग्राम डॉट cs के अंदर। बाकी हर जगह वही काम हो जाएगा, यूआरएल दिया ही हुआ है, बेस एड्रेस स्लैश यूआरएल प्लस आईडी आ जाएगा, फिर कंटेंट। देखते काम कर रहा है कि नहीं पहले। और इसको और ज्यादा फ्लेक्सिबल बना देंगे जब कॉन्फ़िगरेशन फाइल में उसको, और जब एक्चुअल प्रोजेक्ट पे काम होता तो उसी तरह से काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भी काम कर रहा है, एल्स भी काम कर रहा है, एडिट भी काम कर रहा है, लेकिन कहीं पे भी सर्वर का बेस एड्रेस डोमेन नेम नहीं लिखा हुआ। अब उसको और अच्छा करना है, और अच्छा कर सकते, और ज्यादा फ्लेक्सिबल। कैसे? प्रोग्राम डॉट cs में जाएंगे, ये जो यूआरएल का जो डेटा है तो यहां से कट, इसको डाल देंगे कॉन्फ़िगरेशन फाइल में। क्या देते हैं, मान लो बेस एड्रेस कर देते हैं। अब क्या हो गया कि बेस एड्रेस के अंदर हम लोग क्या डाल दिए, एड्रेस डाल दिए। ये दो चीज यहां डाल दिए हैं यहां पे। अब हम लोग यहां पे क्या करेंगे, प्रोग्राम डॉट cs में आएंगे और जहां पे वो चाहिए वहां क्या करेंगे, बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन, और वहां पे हम लोग क्या करेंगे भाई, वहां मिलेगा तुमको बेस एड्रेस कोलोन एड्रेस। अब वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल से उठाएगा। अब प्रोग्राम डॉट cs में, क्योंकि देखो प्रोग्राम डॉट cs में भी अगर तुम कोई चेंजेस करते हो तो ये भी सी शार्प का प्रोग्राम है, और सी देखो काम कर रहा है ना, और सी शार्प का प्रोग्राम है तो फिर उसको बिल्ड करना पड़ेगा। लेकिन अब अगर इसको तुम डिप्लॉय कर दिए, प्रोडक्शन में चला गया, डिप्लॉय कर दिया, कल का बेस एड्रेस चेंज होता है, तुम सीधे जाके कहाँ चेंज करोगे, तुम सीधे जाके सिर्फ यहाँ चेंज करो, वहां पे चले जाओगे अपना पैनल में। जैसे मान लो कि ज्यादातर विंडोज वाला में क्या होता है, फ्लेक्स पैनल होता है, फ्लेक्स पैनल में जाओगे, वहां फाइल मिल जाएगा, उसको ओपन करो, और यहाँ मान लो कि पोर्ट नंबर चेंज हो गया, अब पोर्ट नंबर चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आईपी एड्रेस चेंज हो गया, यहाँ आईपी एड्रेस चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। चीज बहुत ज़्यादा आप देखो फ्लेक्सिबल हो गया। अब तुमको जहाँ पे भी जिस भी तुमको कंट्रोलर के अंदर यूज़ करना है, तुम क्या करो, उसको इंजेक्ट कर लो, और प्लस उसका जो बेस है, मान लो कोर्स में कर रहे हो तो यहाँ पे कोर्स डाल दो, बात खत्म हो गया। बाकी सारा कुछ कहाँ से आ रहा है, बाकी सारा कुछ तुम्हारा ऐप सेटिंग डॉट, इस तरह से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इंजेक्ट कर सकते हैं। ये हम लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन भी इसके अंदर यूज कर सकते हैं। ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। एक कि अगर आप अपने एपीआई कंज्यूम जहां कर रहे हैं उसको फ्लेक्सिबल बनाना चाहते हैं, फ्लेक्सिबल बनाने का मतलब ये हो गया कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जो एचटीटीपी क्लाइंट का ऑब्जेक्ट है और या जो बेस एड्रेस है उसको आप क्या रखना चाहते हैं, फ्लेक्सिबल रखना चाहते हैं, तो उसको चेक कर दो। चेक करने के लिए उसको रजिस्टर कर दो, रजिस्टर करते समय आप उसको बेस एड्रेस बता दो। अब बेस एड्रेस कहां से उठा लो, कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे जो बेस एड्रेस और एड्रेस लिखे इसकी जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं, जो लिखेंगे वही यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तरह से जो बेसिक एपीआई वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग देख लिए कि एपीआई कैसे बनाते हैं और एपीआई कैसे कंज्यूम करते हैं। कंज्यूम करते समय करना कुछ नहीं करना है, और वहाँ से जो जेसन के फॉर्म में डेटा आएगा, आपको जेसन को कैसे हैंडल करना है वो बस आपको देखना पड़ता है कि वहाँ जो मॉडल है उसी नाम से यहाँ मॉडल बना लीजिए, ठीक है, और उसको डिसीरियलाइज करके और डेटा को जहाँ पे कर लीजिए। अब ये जो हम बनाए वो बेसिक क्रड का है, सिर्फ क्रड ही नहीं होता है, आप जितना भी तरह का काम, जितना भी तरह का डेटा, जिस तरह का डेटा आपको चाहिए डेटाबेस से, के लिए आप क्या कर सकते हैं, डेटा चाहिए जिस तरह से डेटा भेजना है, उसके लिए वहाँ पे आपको
गेट, पुट, पोस्ट, पैच, डिलीट आप बनाइए और उसके थ्रू काम करा लीजिए। हाँ, एक और चीज़ है कि बहुत जगह क्लीन आर्किटेक्चर यूज़ होता है। अब क्लीन आर्किटेक्चर के बारे में हम लोग हो सकता है मन करेगा तो अगले क्लास हम बात करेंगे। क्लीन आर्किटेक्चर में क्या होता है, जैसे ये एप्लीकेशन में भी हो सकता है, वेब एप्लीकेशन के अंदर भी हो सकता है, और ये तुम्हारा एपीआई के अंदर भी हो सकता है। अभी जो हम लोग कोई भी कंट्रोलर के अंदर पूरा का पूरा कोड, जो हार्ड कोडेड कोड यहाँ पे लिखते हैं, क्लीन आर्किटेक्चर में होता है क्या है, वहाँ पे रिपोजिटरी बनता है। क्या बनता है? रिपोजिटरी। जैसे अगर स्टूडेंट कंट्रोलर बना रहे हैं तो स्टूडेंट का जितना भी काम होगा वो एक सर्विस के अंदर डाल दिया जाएगा। कहाँ डाल दिया जाएगा? सर्विस बना के, रिपोजिटरी बना के या सर्विस बना के डाल दिया जाएगा। और सर्विस को आप यहाँ पे क्या करेंगे, क्लीन का मतलब ये होता है कि भाई जितना ज्यादा से ज्यादा सेपरेशन ऑफ कंसर्न हो, मतलब अलग अलग काम अलग अलग लोगों को दे दिया जाए। तो ठीक है, कंट्रोलर का काम है कि क्लाइंट से रिक्वेस्ट लेके प्रोसेस करना, लेकिन अब प्रोसेस क्या करना है, उसका कोड यहाँ पे नहीं रहेगा, इसका कोड रहेगा कोई अलग क्लास में, अलग वो एज अ सर्विस क्लास रहेगा। और उसको उस सर्विस क्लास को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इंजेक्ट करेंगे, फंक्शन कॉल करेंगे, काम हो जाएगा। जो कोड यहाँ पे लिखा हुआ है बस यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ रहेगा, ये सारा कोड कहाँ लिखा रहेगा? सर्विस के अंदर लिखा। तो वो भी हम क्लीन आर्किटेक्चर हम बोले भी थे कि बता देंगे क्लीन आर्किटेक्चर। नेक्स्ट क्लास हो सकता है कि हम लोग क्लीन आर्किटेक्चर पे ही बात करेंगे। तो जब एपीआई हो या वेब एप्लीकेशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया जाता है कि देखो कंट्रोलर में सारा कोड लिखोगे तो बहुत ज़्यादा ये क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसको डिबग करना, इसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए क्या होता है कि ये सारे कोड को हम कहाँ करेंगे, अच्छा अगले क्लास इसी प्रोजेक्ट को हम लोग क्लीन आर्किटेक्चर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, एज अ सर्विस बना बना के, फिर रिपोजिटरी बनेगा, इंटरफेस बनेगा, क्लास बनेगा, फिर उसको इंजेक्ट करेंगे, इंजेक्ट यहाँ पे यूज। चलो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।